मान लीजिए आप किसी दूसरे ग्रह पर जीवन की तलाश में निकले हों या फिर अंतरिक्ष यान से बाहर निकले हों और तभी ब्लैक होल की चपेट में आ जाएं और उसमें गिर जाएं। ऐसे में आपके साथ क्या होगा? इसकी कई संभावनाएं हैं। मतलब यह है कि एक बात तो स्पष्ट है कि ब्लैक होल में गिरने के बाद आप ब्लैक होल की बाहरी सतह पर जलकर राख हो सकते हैं या फिर उसके अंदर आसानी से पहुंचकर अनंत गहराइयों में खो सकते हैं। जी हां दोस्तों, ब्लैक होल को हिंदी में कृष्ण विवर कहते हैं। ब्लैक होल के बारे में सभी ने सुना होगा, लेकिन हो सकता है कि कम लोग ही जानते होंगे कि ब्लैक होल क्या होता है। क्या आप जानते हैं कि ब्लैक होल क्या होता है? नहीं तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि कृष्ण विवर अर्थात ब्लैक होल क्या होता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि ब्लैक होल बनता कैसे है। दरअसल जब किसी बड़े तारे का पूरा ईंधन जल जाता है तो उसमें एक जबरदस्त विस्फोट होता है जिसे सुपरनोवा कहते हैं। विस्फोट के बाद जो पदार्थ बचता है वह धीरे धीरे सिमटना शुरू होता है और बहुत ही घने पिंड का रूप ले लेता है जिसे न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं। अगर न्यूट्रॉन स्टार बहुत विशाल है तो गुरुत्वाकर्षण का दबाव इतना होगा कि वह अपने ही बोझ से सिमटता चला जाएगा और इतना घना हो जाएगा कि वह एक ब्लैक होल बन जाएगा जो श्याम विवर, कृष्ण गर्त या ब्लैक होल के रूप में दिखाई देगा। ब्लैक होल स्पेस में वह जगह है जहां भौतिक का कोई नियम काम नहीं करता। मतलब यह कि समय और स्थान का कोई मतलब नहीं है। यहां बस गुरुत्वाकर्षण और अंधकार है। इसका गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसके खिंचाव से यह प्रकाश को भी अवशोषित कर लेता है। मतलब यह कि इसमें जो भी डाला वह बाहर नहीं निकलेगा। आप इसे कुछ इस तरह समझें कि जब हम किसी टॉर्च से प्रकाश डालते हैं तो वह प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पर आता है, तभी कोई चीज हमें दिखाई देती है। लेकिन यदि मान लो कि प्रकाश वापस लौट कर ही नहीं आया तो वह जगह ब्लैक होल हो सकता है। ऐसा ही स्पेस में होता है। दरअसल जब कोई विशाल तारा अपने अंत की ओर पहुंचता है तो वह अपने ही भीतर सिमटने लगता है। धीरे धीरे वह भारी भरकम ब्लैक होल बन जाता है और फिर उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि उसके प्रभाव क्षेत्र में आने वाला हर ग्रह उसकी ओर खींचकर अंदर चला जाता है। वह सब कुछ अपने में निगलने लगता है। इसके प्रभाव क्षेत्र को ही इवेंट हॉराइजन कहते हैं। किसी भी चीज का गुरुत्वाकर्षण स्पेस को उसके आसपास लपेट देता है और उसे कर्व जैसा आकार दे देता है। स्टीफन हॉकिंग के अनुसार इसके बाहरी हिस्से को इवेंट हॉराइजन कहते हैं। स्टीफन हॉकिंग की खोज के मुताबिक हॉकिंग रेडिएशन के चलते एक दिन ब्लैक होल पूरी तरह द्रव्यमान मुक्त होकर गायब हो जाता है। ब्लैक होल की खोज कार्ल स्क्वार्जेसचिल्ड और जॉन व्हीलर ने की थी। कृष्ण विवर या ब्लैक होल सामान्य सापेक्षता यानी जनरल रिलेटिविटी में इतने शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र वाली कोई ऐसी खगोलीय वस्तु है जिसके खिंचाव से प्रकाश सहित कुछ भी नहीं बच सकता। कृष्ण विवर के चारों ओर घटना क्षितिज नामक एक सीमा होती है जिसमें वस्तुएं गिर तो सकती हैं परंतु बाहर नहीं आ सकती। इसे काला अर्थात कृष्ण इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह अपने ऊपर पड़ने वाले सारे प्रकाश को भी अवशोषित कर लेता है और कुछ भी परावर्तित नहीं करता। यह ऊष्मा गतिकी में ठीक एक आदर्श कृष्णिका की तरह है। कृष्ण विवर का क्वांटम विश्लेषण यह दर्शाता है कि उनमें तापमान और हॉकिंग विकिरण होता है। अपने अदृश्य भीतरी भाग के बावजूद एक ब्लैक होल अन्य पदार्थों के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से अपनी उपस्थिति प्रकट कर सकता है। मसलन ब्लैक होल का पता तारों के किसी समूह की गति से लगाया जा सकता है जो अंतरिक्ष के खाली दिखाई देने वाले एक हिस्से की परिक्रमा कर रहे हों। वैकल्पिक रूप से एक साथी तारे द्वारा आप अपेक्षाकृत छोटे ब्लैक होल में गैस गिराते हुए देख सकते हैं। यह गैस सर्पिल आकार में अंदर की तरफ आती है, बहुत उच्च तापमान तक गर्म होकर बड़ी मात्रा में विकिरण छोड़ती है, जिसका पता पृथ्वी पर स्थित या पृथ्वी की कक्षा में घूमती दूरबीनों से लगाया जा सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि लगभग प्रत्येक आकाश गंगा के मध्य एक ब्लैक होल हो सकता है। हमारी आकाश गंगा के मामले में एक ब्लैक होल को अक्सर एक ऐसी वस्तु रूप में परिभाषित किया जाता है जिसका पलायन वेग अर्थात एस्केप वेलोसिटी प्रकाश की गति से अधिक हो। पलायन वेग वह न्यूनतम गति है
जो एक वस्तु में होनी चाहिए ताकि वह वस्तु रुकने से पहले किसी गुरुत्वाकर्षण स्रोत की कक्षा से बचकर निकल जाए। पृथ्वी पर पलायन वेग 11.2 किमी सेकंड के बराबर है। इसका मतलब यह है कि वस्तु चाहे कोई भी हो, एक गोली या एक बॉल, इसे पृथ्वी की सतह पर वापस गिरने से बचने के लिए कम से कम 11.2 किमी सेकंड की गति से चलना होगा। ऐसा माना जाता है कि सूर्य के बराबर द्रव्यमान वाले ब्लैक होल की त्रिज्या लगभग 3 किमी होती है। इससे कई गुनी अधिक दूरियों के लिए ब्लैक होल की गुरुत्वाकर्षण शक्ति समान द्रव्यमान वाले किसी भी अन्य शरीर की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के ठीक बराबर होती है, बिल्कुल सूर्य के समान। इसलिए यदि सूर्य को समान द्रव्यमान वाले एक ब्लैक होल में परिवर्तित कर दिया जाए तो ग्रहों की कक्षाएं अपरिवर्तित रहेंगी। कई प्रकार के ब्लैक होल हैं जो उनके विशिष्ट आकार द्वारा पहचाने जाते हैं। जब ब्लैक होल एक तारा के गुरुत्वाकर्षण पतन के कारण बनते हैं, उन्हें तारकीय ब्लैक होल कहा जाता है। गैलेक्सियों के केंद्र में बनने वाले ब्लैक होल के द्रव्यमान सौर द्रव्यमान के कई अरब गुना हो सकते हैं। उन्हें विशालकाय ब्लैक होल कहा जाता है क्योंकि वे अति विशाल होते हैं। इन दोनों पैमानों के बीच में कुछ मध्यवर्ती ब्लैक होल भी होते हैं जिनके द्रव्यमान सौर द्रव्यमान के कई हजार गुने तक होते हैं। बहुत कम द्रव्यमान वाले ब्लैक होल का, जिनके बारे में ऐसा माना जाता है कि उनका निर्माण ब्रह्मांड के शुरुआती इतिहास में बिग बैंग के दौरान हुआ होगा। हालांकि वर्तमान में उनका अस्तित्व अभी निश्चित नहीं है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, प्रत्यक्ष तौर पर एक ब्लैक होल को देख पाना संभव नहीं है। हालांकि आसपास के पर्यावरण पर उसके गुरुत्वीय प्रभाव द्वारा उसकी उपस्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है, खासकर माइक्रोक्वासार और सक्रिय गैलेक्सीय नाभिकों द्वारा, जहां पास के ब्लैक होल में गिरने वाले पदार्थ अति गर्म हो जाते हैं और एक्स-रे विकिरण की बड़ी मात्रा छोड़ते हैं। यह प्रेक्षण विधि खगोलविदों को उनके अस्तित्व का पता लगाने में सक्षम बनाती है। ब्लैक होल एकमात्र ऐसे पदार्थ हैं जो इन पैमानों पर खरे उतरते हैं और सामान्य सापेक्षता के ढांचे के अनुरूप होते हैं। एक ऐसे भारी शरीर की अवधारणा जिससे कि प्रकाश भी बचने से असमर्थ हो। जी हां, एक साइंटिस्ट जॉन मिचेल के एक पत्र में रॉयल सोसाइटी द्वारा प्रकाशित किया गया था कि इफ द सेमी डायमीटर ऑफ अ स्फीयर ऑफ द सेम डेंसिटी एज द सन were to exceed that of the sun in the proportion of 500 to 1, a body falling from an infinite height towards it would have acquired at its surface greater velocity than that of light, and consequently supposing light to be attracted by the same force in proportion to its vis inertia. With other bodies, all light emitted from such a body would be made to return towards it by its own proper gravity. साल 1915 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत को विकसित किया। वे पहले ही यह सिद्ध कर चुके थे कि गुरुत्वाकर्षण प्रकाश की गति पर वास्तव में प्रभाव डालता है। कुछ महीने बाद कार्ल श्वार्ज़चिल्ड ने एक बिंदु द्रव्यमान और एक गोलाकार द्रव्यमान के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का समाधान दिया, यह दिखाते हुए कि एक ब्लैक होल का अस्तित्व सिद्धांततः संभव है। भौतिकविद जॉन व्हीलर को व्यापक रूप से 1967 में दिए गए अपने सार्वजनिक भाषण हमारा ब्रह्मांड ज्ञात और अज्ञात में ब्लैक होल शब्द को गढ़ने का श्रेय दिया जाता है, अधिक दुष्कर गुरुत्वीय रूप से पूर्णतः पतन को प्राप्त कर चुका तारा के एक विकल्प के रूप में। हालांकि व्हीलर ने जोर दिया था कि सम्मेलन में यह शब्द किसी और ने गढ़ा था और उन्होंने इसको केवल एक उपयोगी लघु शब्द के रूप में अपनाया। यह शब्द 1964 में एनी एविंग द्वारा लिखे एक पत्र में भी उद्धृत किया गया था, जिसमें लिखा गया, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, as mass is added to a degenerate star, a sudden collapse will take place and the intense gravitational field of the star will close in on itself. Such a star then forms a black hole in the universe. दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।